प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल के कोचिंग क्लासेस में। एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ काफ़ी दिनों के बाद, और बदलाव चेहरे पर दिख रहा होगा। स्वास्थ्य अभी भी कुछ खास ठीक नहीं है। मैं ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकता और ज़्यादा देर बोल भी नहीं सकता। मुझे प्रॉब्लम क्या हुई थी, दरअसल मेरे ब्लड में WBC बहुत ही वीक हो गई थी, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। मैं आपको किसी दिन समय निकाल कर बताऊंगा कि न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं और लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं। देखिए, ब्लड के 3 पार्ट होते हैं, जनरली ऐसे बता देता हूं, ठीक है। वैसे तो 4 पार्ट होते, मुख्य 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो आपका जो कणिकाएँ होती हैं वो, और दूसरा होता है प्लाज्मा। तो मेरे शरीर में जो है कणिकाएँ आपकी जो है आपके ब्लड में 3 टाइप की होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। जनरली प्लेटलेट्स डाउन पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से टाइफाइड या डेंगू जो भी है हो जाता है। मुझे लगा पहले फर्स्ट कि मुझे टाइफाइड हुआ है, क्योंकि मुझे टाइफाइड कई बार हो चुका है, ठीक है। और मैं टाइफाइड के चक्कर में बिना ही जांच कराए मैंने एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर दिया। और एंटीबायोटिक ने क्या किया कि वो WBC को डाउन करना स्टार्ट कर दिया। वैसे भी WBC डाउन थी, और एंटीबायोटिक ने, इंजेक्शन ने WBC को और ज़्यादा डाउन करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मेरी हालत बहुत गंभीर हो गई। मैं चल भी नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द, और ज़रा सा भी कुछ खाता तो उल्टी हो जाता था। बिल्कुल भी शरीर काम नहीं कर रहा था। मैं अंततः चारपाई में लग गया। तब जाकर मेरे को ख्याल आया और मैंने फिर जांच करवाई। जब मैंने CBC जांच करवाई तो जांच में ये आया कि मेरी लिम्फोसाइट्स करीब 5% बची थी। सॉरी, लिम्फोसाइट्स हाँ, और न्यूट्रोफिल्स तो लगभग 90 के आसपास थी। तो WBC बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई थी और एक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर मैंने डॉक्टर से सलाह ली और उनसे पूछा कि मैं एंटीबायोटिक लगवा रहा हूँ। तो उन्होंने समझाया मुझे कि एंटीबायोटिक मत लगवाइए, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है WBC को और कम कर देगा। हालांकि थोड़ी देर के लिए वो पावर दे देता है, लेकिन जब WBC डाउन हो जाएंगी तो आप खाना खाइए या पानी पीजिए, उसमें जो भी हानिकारक कीटाणु होंगे उनसे कोई लड़ नहीं पाएगा, और वह हानिकारक कीटाणु आपको तुरंत बीमार फिर से कर देंगे। तब जाकर मैंने एंटीबायोटिक लेना बंद किया, इंजेक्शन, और दवाइयाँ लेना शुरू किया डॉक्टर की सलाह से। उसके बाद मेरा बुखार ठीक हो गया है, खांसी भी ठीक हो गई है। बस थोड़ी सी वीकनेस रहती है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। अगर मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो मुझे अजीब सी फीलिंग्स होने लगती है, मतलब उल्टी सी महसूस होने लगती है। फिर भी मैं आपके सामने हूँ अपनी वो सीरीज़ लेकर जो निरंतर चल रही थी, भारतीय संविधान को समझने की एक छोटी सी कोशिश। तो हम उसको जारी करेंगे आज से, और उम्मीद करूँगा कि ऊपर वाले की कृपा रही तो लगातार वीडियो आएगा। चलिए ठीक है, हम समय ना गंवाते हुए बात करेंगे आज भारत परिषद अधिनियम 1861 की, ठीक है। देखिए, भारत परिषद अधिनियम जो 1861 है, इसमें से कुछ खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें नहीं हैं। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बहुत कम उठते हैं, लेकिन क्या है कि है सिलेबस में तो आपको थोड़ा समझना चाहिए। कुछ एक आध पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है इसमें से। जैसे सबसे पहला पॉइंट आपका इसमें से पूछा जा सकता है कि प्रांतीय परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार जो है किस अधिनियम के तहत दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का जो अधिकार था वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करके उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार दे दिया गया। इसके जो प्रमुख बातें हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। पहली प्रमुख बात ये थी कि पहले गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, कार्यकारी परिषद, उसमें भारतीय लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। सिर्फ जो है अंग्रेज़ लोग ही उसमें शामिल होते थे और वही कानून को बना सकते थे। लेकिन क्या किया गया कि थोड़ा सा विस्तार किया गया और सदस्यों की संख्या को
सदस्यों की संख्या के रूप में भारतीयों को भी शामिल किया गया। और भारतीयों को सिर्फ शामिल ही नहीं किया गया, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करके उन्हें सिर्फ शामिल नहीं किया गया बल्कि उनको विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार दिया गया। हालांकि वो कानून नहीं बना सकते थे, लेकिन विधायी कार्यों में जो है थोड़ा बहुत सहायता दे सकते थे, ऐसा उन्हें अधिकार मिला। फिर बात करेंगे तीसरे पॉइंट की कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि विशेषज्ञ के रूप में एक 5वां सदस्य भी शामिल कर लिया गया। देखिए, गवर्नर जनरल के सदस्य में पहले 3 सदस्य होते थे, बाद में 4 हुए, और फिर जो है विधि विशेषज्ञ के रूप में स्पेशल कानून जो होता था सरकारी, ठीक है, सरकार का जो ज्ञान जिसको ज़्यादा होता था स्पेशल, उसको क्या किया गया, कानून के नॉलेज वाले व्यक्ति को शामिल किया गया। कुल मिलाकर अब हो गए थे 5 व्यक्ति। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि विशेषज्ञ के रूप में 5वें सदस्य को शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है शामिल किया गया। इसके बाद में हम बात करेंगे कि केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किए जा सकते थे। जो केंद्रीय विधानमंडल था, जिसकी सलाह पर कानून वगैरह बनाए जाते थे, सरकार अपना शासन प्रशासन करती थी, उसमें जो है सदस्यों की संख्या 6 न्यूनतम थी और अधिकतम जो है 12 थी, ठीक है। उसमें से कुछ सदस्य जो है गैर सरकारी होते थे और कुछ सदस्य जो है सरकारी होते थे। गैर सरकारी के पदों पर जो है भारतीयों को चुना जा सकता था, लेकिन उन्हें कुछ खास ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं थे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे भारत के, और इन्होंने सब 3 लोगों को शामिल किया था। पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह को, बनारस के राजा देवनारायण सिंह को और सर दिनकर राव को इन्होंने क्या किया, शामिल किया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है यहाँ से हो सकता है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो ध्यान रखना, विभागीय प्रणाली जो है, जो विभाग छोटे छोटे विभाग बना करके सरकार अपना प्रशासन करती है, जैसे अपना सचिवालय विभाग हो गया, और बहुत सारे विभाग होते हैं, पुलिस विभाग है, ठीक है, और भी कई सारे विभाग हैं। तो विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत थी वो लॉर्ड कैनिंग ने करी थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी खांसी है, अभी हल्का सा है। फिर लास्ट पॉइंट जो इसका आता है वो है गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था, ठीक है। गवर्नर जनरल के पास ये पावर होती थी कि वो आपातकाल में अध्यादेश जारी कर सके, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है आपातकाल के समय, तो ये जो है अध्यादेश जारी कर सकता था, और अगर आपातकाल है तो वो 6 महीने तक प्रभावी रहता था, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ कमियां भी थीं। 1861 के भारत परिषद अधिनियम की कुछ कमियां भी थीं, और वो कमियां थीं कि इसमें जो गैर सरकारी लोग होते थे, यानी कि इंडियंस, लगभग इंडियंस ही होते थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। वो किसी भी चीज़ पर ना तो वो प्रश्न पूछ सकते थे, ठीक है, मतलब उनको लिमिटेड रहता था, उन्हें कुछ खास ज़्यादा आज़ादी नहीं थी, ठीक है। इसके बाद में जो आया अधिनियम, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे अब कि आखिर उसमें क्या था। तो चलिए दोस्तों, अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं 1892 के भारत परिषद अधिनियम की। इस अधिनियम में क्या हुआ था कि देखो, वहाँ पर थोड़ा सा शक्तियाँ कम थी सदस्यों के पास। 1892 का जो छोटा सा अधिनियम था, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसमें क्या हुआ कि जो सभा के सदस्य थे उनकी संख्या थोड़ी बढ़ा दी गई, ठीक है। पहले 3 ही लोगों को चुना था, लॉर्ड कैनिंग ने अपने पीछे पढ़ा है कि जो है कैनिंग ने 3 लोगों को चुना था। पटियाला के राजा थे, बनारस के राजा थे, और कोई थे सर करके, ठीक है। तो 3 लोगों को चुना था गैर सरकारी पदों पर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है। और उनकी संख्या बढ़ा करके लगभग जो है 16, पहले तो टोटल सदस्यों की संख्या जो विधानसभा थी
ठीक है, केंद्रीय विधानसभा, वहाँ पर सदस्य संख्या कम से कम जो है 10 और अधिक से अधिक 16 कर दी गई। और उसमें से भी गैर सरकारी कितने होते थे? 10। गैर सरकारी कम से कम कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। फिर बात आई कि ये गैर सरकारी लोग चुने कैसे जाएंगे, तो उनको चुनने के लिए सबसे पहले ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि आप प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का सबसे पहले उपयोग किस भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया या किस अधिनियम के तहत किया गया? ध्यान रखना है, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है सबसे पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग किया गया था। इन्हीं गैर सरकारी लोगों को जो है नियुक्त करने के लिए, इनको चुनने के लिए कैसे इनकी नियुक्ति करी जाए, इनके निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग किया गया, जो कि आजकल विधायकी और सांसदीय में यूज़ होती है। विधायकी और सांसदीय में आप वोट डालते हैं, क्या वो प्रत्यक्ष होता है? कोई देख पाता है आपने किसको वोट दिया? नहीं देख पाता ना, तो वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का सबसे पहले प्रयोग 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। आर्थिक नीति बजट पर बहस की अनुमति जो है मिल गई थी। बात समझ रहे हो? जो हमारे सदस्य थे उनको आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने की अनुमति का अधिकार दे दिया गया था, लेकिन विचारों को मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। मतलब वो लोग सभा के अध्यक्ष में मतदान नहीं कर सकते थे। अगर सभा का अध्यक्ष चुनना है तो वो मतदान नहीं कर सकते थे। इसके बाद में बात करें, जनहित से संबंधित मामलों में कुछ सीमाओं के भीतर रहकर सवाल पूछने का अधिकार मिल गया था। जो सदस्य थे उनको अगर समाज में हो रहे भेदभाव या फिर बुराइयों से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने हैं सरकार से, तो वो कुछ सीमाओं के अंदर रह कर के जो है सवालों को पूछ सकते थे। लेकिन सवालों के जवाब देना ये तो भाई सरकार की जिम्मेदारी थी, वो जवाब दे या न दे ये उस पर निर्भर करता था। ठीक है, इसके बाद में नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल, ये जो वो विभाग हैं जहाँ से हमारे गैर सरकारी प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के जरिए चुन कर आते थे। कहाँ से चुन कर आते थे? नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल यानी व्यापार मंडल से चुन करके आते थे। ठीक है, मतलब नगर पालिका और जिला बोर्ड होता था और विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का जो प्रयोग था वो सबसे पहले किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो आएगा वो है मार्लेमेंटो सुधार 1909 का अधिनियम। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसमें द्विसदनात्मक प्रणाली का सबसे पहले प्रयोग किया गया था और ये क्वेश्चन कई बार कई सारे एग्ज़ाम्स में रिपीट हुआ है कि द्विसदनात्मक प्रणाली का उपयोग सबसे पहले कब किया गया। तो हम मिलेंगे अभी थोड़ी देर में मार्लेमेंटो सुधार के तहत। तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट नोट्स है ये। तो चलिए अब हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 की। ठीक है, ये जो अधिनियम है इसमें जो प्रमुख बात है वो आपको ये ध्यान रखना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो सबसे पहले उपयोग किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी धर्म के आधार पर या काम के आधार पर या जाति के आधार पर जो है सबसे पहले निर्वाचन प्रणाली आपकी 1909 में आई। इसको लाने का जो उद्देश्य था वो था 1892 में जो गलतियां करी उनको सुधार करें। ठीक है, उनको सुधार करने के लिए ही ये लाया गया। तो एक हिसाब से सुधार के लिए लाया गया था, इसलिए इसको सुधार कहा गया। ठीक है, क्योंकि उस समय भारत के जो सचिव थे इंग्लैंड में वो लॉर्ड मॉर्ले थे और जो भारत के वायसराय थे उस समय वो लॉर्ड मिंटो थे। तो दोनों जो है बहुत महत्वपूर्ण पद पर थे, इसीलिए इस अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मार्लेमेंटो सुधार कब आया? तो 1909 में आया।
और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से उठेगा वो ये उठेगा कि सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का उपयोग किस अधिनियम के तहत किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत या फिर मार्लेमेंटो सुधार के तहत। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का उपयोग जो है किस अधिनियम के तहत किया गया, और ऑप्शन में ये नहीं था, ऑप्शन में जो है मार्लेमेंटो सुधार 1909 था। तो सीधी सी बात है, आप फेमस हैं उसी नाम से तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि उद्देश्य और क्या था। उद्देश्य भाई, अब मार्लेमेंटो सुधार में सांप्रदायिक प्रणाली निर्वाचन प्रणाली आई, सांप्रदायिक मतलब धर्म के आधार पर, तो सीधी सी बात है इसका उद्देश्य रहा होगा कि मुसलमानों को, इस्लाम वाले को, जो इस्लाम धर्म वाले लोग थे उनको खुश किया जाए, क्योंकि वो अल्पसंख्यक थे यहाँ पर। तो इनका एक मुख्य उद्देश्य ये भी था, क्योंकि इन्होंने जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की तो उसमें मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया, मतदान का अधिकार दे दिया गया। मतलब ये था कि अगर कोई विधायक के पद पर मुस्लिम खड़ा होता है तो उसे सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, हिंदू, सिख, ईसाई कोई लोग वोट नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद में जो है केंद्रीय परिषद में सदस्य संख्या 60 हो गई। पहले 16 थी और 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई। ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। गवर्नर और वायसराय की कार्यपालिका परिषद के एसोसिएशन बनाने का अधिकार मिल गया था। जो भारतीय लोग थे वो गवर्नर और वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी उसके साथ मिल करके एसोसिएशन बना सकते थे। इसी कड़ी में जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो प्रथम सदस्य बने थे इसकी परिषद का। ठीक है। गवर्नर और वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी उसमें जो प्रथम सदस्य बनाए गए वो राजेंद्र प्रसाद सिन्हा बनाए गए थे और ये विधि सदस्य बनाए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। प्रादेशिक चुनाव में व्यावसायिक व सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रतिनिधित्व किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना कि लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक चुनाव कराने का जनक माना जाता है। बस इसमें एक ही बात याद रखनी है आपको कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का उपयोग सबसे पहले लॉर्ड जो है मिंटो ने किया था और लॉर्ड मिंटो को ही इसका जनक कहा जाता है। और जो मार्लेमेंटो सुधार था उसमें सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का उपयोग किया गया। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि 16 से 60 कर दी गई सदस्य संख्या, और जो वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद थी उसको एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया और उसके जो प्रथम सदस्य बने वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनाए गए थे और ये विधि सदस्य बनाए गए थे। ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में भारत परिषद अधिनियम 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के सुधार के साथ में। तब तक आप लोग इस वीडियो को पसंद किए हैं तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नए नए लोगों को जोड़िए।